morning students. Today in video number 31 we will see the history freedom movement. We will see some last topics of the chapter. Previously we have seen about the Subhash Chandra Bose and the situation of Second World War. Okay, so it is also here continue going on. We will see पार्टीशन ऑफ इंडिया. एक तरफ से ये मूवमेंट चालू था और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब देखते हुए इतना प्रेशराइज हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट कि अब पार्टीशन ऑफ इंडिया फिक्स हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड थी लगातार एक नए देश की, न्यू कंट्री, न्यू नेशन. सो लेट अस सी द पार्टीशन ऑफ इंडिया. इंडिया का जो बंटवारा हुआ कैसे हुआ. सी इट वॉज द टाइम ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर. सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया किसके साथ था? ब्रिटिश. लेकिन इंडियंस ने ब्रिटिशर के साथ इसी कंडीशन पे दिया था कि आज़ादी के बाद, सॉरी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो देश को आज़ाद कर देंगे. ओके, सो इसी टाइम पे उस समय थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में वहाँ पे थे जो प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल. तो इन्होंने इंडिया की कंडीशन को स्टडी करने के लिए कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, मीन्स जो रूलिंग पावर है, इंडियंस को ट्रांसफ़र किया जाए कि ना किया जाए, तो इसी में उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक टीम के साथ इंडिया भेजा और उस टीम का क्या नाम था? क्रिप्स मिशन. और ये कब आया इंडिया में? 22 मार्च 1942. ओके, इस टाइम पे. और वर्ल्ड वॉर लगभग कब शुरू हो गया था? 1939 से ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था. तो 42 में ही उन्होंने क्रिप्स मिशन इंडिया में भेजा. क्रिप्स मिशन जब आया इंडिया में तो उसने जो थी पार्टी इंडिया की, उन सभी पार्टी के साथ क्या किए? डिस्कशन. और उन्होंने आफ्टर डिस्कशन दे मेड 2 प्रपोजल. एक ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर. मीन्स सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या रहेगा प्रपोजल, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या रहेगा प्रपोजल. और इनका क्या था? ये मिशन फेल हो गया था. क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया को आज़ादी मिलनी थी वो किसके तहत मिलनी थी? कॉलोनियल रूल का मतलब देश तो आज़ाद होगा लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बना रहेगा. उनकी कंडीशन थी दैट इज़ अ कॉलोनियल रूल. तो इंडियंस ने इसको, जो भी थे इंडियंस मीन्स ग्रेट लीडर्स, दे डिड नॉट एक्सेप्ट. जो भी थी पार्टीज उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. और फाइनली दे वेर आल्सो, जो भी थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्रिप्स मिशन, और ये फेल हो गया और इसको फिर वापस जाना पड़ा. अब देखिए इसके बाद फिर होता है शिमला कॉन्फ्रेंस. एक हुआ था 25 जून 1945 में. इसमें क्या था? जो भी थी वहाँ के जो थे वायसराय, उन्होंने इस शिमला कॉन्फ्रेंस में जो थे लीडर्स, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी के साथ मीटिंग की और एक प्रपोजल दिया कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके लिए आप कैंडिडेट्स दीजिए. तो क्या था कि टोटल 14 मेंबर्स बनने थे. तो 5 मेंबर्स कांग्रेस के, 5 मेंबर्स मुस्लिम लीग के और 4 मेंबर्स कौन देगा? वायसरॉय. ये था फॉर्मेट 14 मेंबर्स ऑफ कैबिनेट. बट वायसरॉय रिक्वेस्टेड टू गिव 8 to 12 नॉमिनेशन. सो कांग्रेस ने कितना दिया? 10. और उस 10 में से 2 कौन थे? मुस्लिम कैंडिडेट्स. बट मुस्लिम लीग रिफ्यूज दैट. मुस्लिम लीग ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया. क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने
2 सदस्य किसके रखे थे? मुस्लिम कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिम लीग क्या बोली कि जो भी मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे वो किसकी तरफ से आएंगे? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग की वजह से आएंगे, मुस्लिम लीग के तरफ से आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि कांग्रेस किसकी है? हिंदुओं की, और मुस्लिम लीग किसकी है? मुस्लिम्स की। तो मुस्लिम का ये अधिकार है कि जो भी कैंडिडेट्स आएंगे वो किसकी तरफ से आएंगे? मुस्लिम लीग की वजह से। ये एक तरह से दिखाना चाहते थे कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की बहुत बड़ी हितैषी है। तो इस तरह से ये प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इसमें विवाद हो गया। कांग्रेस ने 10 मेंबर्स की लिस्ट दी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, और वायसराय भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी भी चीज़ पे एग्री होने को तैयार नहीं थे। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन भी शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया। अब इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है रियल पार्टीशन की, क्योंकि ये दो चीज़ें फेल हो गई, क्रिप्स मिशन और शिमला मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये फेल हो गया। अब आता है कैबिनेट मिशन। ये बात है लगभग 1946 की। 1946 जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। अब किसकी बारी थी अपने वादा पूरा करने की? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और उस समय जो थे पीएम कौन थे? लेबर पार्टी के एटली, लॉर्ड एटली। तो ये थोड़ा वैसे कैसे थे? उदारवादी, लिबरल थे ये। तो इन्होंने कैबिनेट मिशन फॉर्म किया, एक डेलीगेशन तैयार किया, और उसका पर्पस क्या था? स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, जो राजनीतिक स्थिति है इस समय इंडिया की, उसको समझने के लिए उन्होंने एक मिशन भेजा। और वो उसमें क्या था? किसमें जो मिशन आया कैबिनेट मिशन, इसमें नेहरू जी के लीडरशिप में 6 अगस्त 1946 को मार्च में आया, और अगस्त में नेहरू जी के लीडरशिप में एक कैबिनेट को फॉर्म किया, जिसमें सभी पार्टीज के मेंबर्स थे, और अनाउंस किया कि इंडिया को जल्दी आज़ाद कर दिया जाएगा 1 साल के अंदर। अब देखिए, आफ्टर दैट इसी टाइम पे मुस्लिम लीग ने भी एक नए नेशन पाकिस्तान की डिमांड तेज कर दी, एक नए देश की डिमांड तेज कर दी। और उन्होंने इसमें जो थी कैबिनेट, उसमें उन्होंने सहयोग न करने का फैसला किया कि हम इनका साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे मुस्लिम लीग एक नए राष्ट्र के, तब तक हम इसमें कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये किसका मानना था? मुस्लिम लीग। इस तरह से आफ्टर दैट 1 साल बाद लगभग लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उसमें के वाइसरॉय, न्यू गवर्नर जनरल, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या होगी? कि इंडिया के 2 पार्ट होंगे, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। इस आधार पे अब आज़ादी मिलेगी इंडिया को 2 भाग बांटने के बाद ही आज़ादी मिलेगी। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी डिमांड इतनी तेज़ थी कि बहुत दंगे फसाद हो रहे थे, वायलेंस एक्टिविटीज हो रही थी, और फिर मजबूरी बस इनको मानना पड़ा। इस तरह से इंडिया में
ब्रिटिश रूल खत्म हुआ और फाइनली 15 अगस्त 1947 को जो रियल पावर था रूलिंग अथॉरिटी का, ये इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा और इंडिया आज़ाद हुआ। लेकिन किस कंडीशन पे? इंडिया के 2 पार्ट्स होंगे। सो लेट अस सी। वर्ल्ड वॉर टू के शुरुआती दौर में ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, वहाँ जैपनीज आर्मी ने एक के बाद एक अटैक कर दिया था। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल नहीं चाहते थे कि जापान उससे इंडिया भी छीन ले, तो कैसे भी करके उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस के सपोर्ट की ज़रूरत थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी ब्रिटेन को पुश कर रहे थे कि कुछ भी करके इंडियंस का सपोर्ट ले लो। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 मार्च में लॉर्ड प्रिवी सील सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक प्रपोजल के साथ इंडिया भेजा। इस इवेंट को क्रिप्स मिशन 1942 भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रपोज किया गया था। पहला पॉइंट है डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड। कांग्रेस को क्रिप्स मिशन कुछ जम नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर बात बात में ये कहा जा रहा था कि हर एक प्रॉमिस वॉर खत्म होने के बाद ही पूरी की जाएगी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि यार ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक जैसा है। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। रीज़न ये था कि क्रिप्स मिशन में बात हो रही थी डोमिनियन स्टेटस की, जबकि कांग्रेस ने 1929 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके बाद से कांग्रेस ने अपना गोल डोमिनियन स्टेटस से चेंज करके पूर्ण स्वराज कर लिया था। तो इन शॉर्ट, क्रिप्स मिशन ऑफर कर रहा था डोमिनियन स्टेटस, और कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। इसके अलावा कांग्रेस का इस बात पर भी एतराज़ था कि प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ की जनता से इलेक्ट होकर नहीं, बल्कि वहाँ के प्रिंस से नॉमिनेट होकर आएंगे। और क्रिप्स मिशन का ये वाला क्लॉज जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर कोई भी प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ये तो कांग्रेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि इसे एक्सेप्ट करने का मतलब था देश बनने से पहले ही उसके टुकड़े करना। ये तो मतलब क्रिप्स मिशन ने पार्टीशन का ब्लूप्रिंट ही दे दिया था। तो इन सब रीजंस के चलते कांग्रेस किसी भी हाल में क्रिप्स मिशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो क्रिप्स मिशन से खुश तो मुस्लिम लीग भी नहीं थी। रीज़न ये था कि मुस्लिम लीग को चाहिए था मुस्लिम्स के लिए अलग देश, यानी पाकिस्तान, और क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान बनने की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। एक्चुअली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात को समझना ज़रूरी है। जब हम क्रिप्स मिशन पर कांग्रेस का व्यू पॉइंट देख रहे थे, तो हमने कहा था कि क्रिप्स मिशन एक तरह से पार्टीशन का ब्लूप्रिंट है। और अब जब हम लोग मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए, जिसकी क्रिप्स मिशन में कोई बात ही नहीं हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, एकदम सिंपल है। बात यह है कि क्रिप्स मिशन के हिसाब से कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट जिसे इंडियन यूनियन में नहीं रहना है, वो अपनी अलग कंट्री बना सकता है, और अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोविंस या फिर एग्जिस्टिंग प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी। पाकिस्तान तो तब तक था ही नहीं। और क्रिप्स मिशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स या फिर कोई और कम्युनिटी अगर इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो वो भी अपनी अलग कंट्री बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली इंडियंस को क्रिप्स मिशन जमा नहीं, इंडिया के लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई करने में क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था। 12 अप्रैल 1942 को क्रिप्स भाई साहब जो हैं, वो अपना बैग पैक करके वापस ब्रिटेन लौट गए। जुलाई 1945 में ही ब्रिटेन में सरकार बदल चुकी थी, कंजर्वेटिव जा चुके थे और लेबर पार्टी पावर में आ चुकी थी, और नए प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। इसके कुछ ही समय बाद 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार टू भी एंड हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी समय से वर्ल्ड वार टू में बिजी थी, तो वर्ल्ड वार टू के एंड होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अब वापस से इंडिया पर फोकस कर सकती थी। तो ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली अब जल्द से जल्द इंडियन लीडरशिप को पावर ट्रांसफर कर देना चाहते थे, और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ प्राइम मिनिस्टर एटली ने मार्च 1946 को 3 लोगों का एक ग्रुप इंडिया भेजा। ये 3 लोग थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। क्योंकि ये तीनों लोग ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसीलिए इस मिशन को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। सर पैथिक लॉरेंस उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। ये मिशन मार्च 24, 1946 को इंडिया पहुंचा। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश करना, और साथ ही साथ एक इंटरिम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करवाना। यहाँ पहुंचकर कैबिनेट मिशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काफ़ी सारे डिस्कशंस किए पॉलिटिकल डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए।
पॉलिटिकल डेडलॉक किस बात पर था ये तो आप जानते ही हो। मुस्लिम लीग को चाहिए था मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी भी कंडीशन पे यूनाइटेड इंडिया का पार्टीशन होते हुए नहीं देख सकती थी। कैबिनेट मिशन ने काफ़ी कोशिश की कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच कुछ समझौता हो जाए और ये पॉलिटिकल डेडलॉक खत्म हो। इन्हीं डिस्कशंस के दौरान सर पैथिक लॉरेंस और गांधी जी की एक फ़ोटो ली गई थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है वो तस्वीर। इस तस्वीर में आप सर पैथिक लॉरेंस और गांधी जी को देख सकते हो। इस फोटो की खास बात यह है कि भारत के हर नोट पर जो गांधी जी की फोटो लगी है वो इसी फोटो से ली गई है। तो डेडलॉक खत्म करने के लिए कैबिनेट मिशन 3 हफ्तों तक इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ डिस्कशन करता रहा, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं हो पाया। सुनो, तो मई 16, 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी खुद की रिकमेंडेशंस दे दी। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिकमेंडेशंस में एक अनडिवाइडेड इंडिया बनाने की बात की थी, यानी मुस्लिम लीग की सेपरेट पाकिस्तान बनाने की डिमांड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। 10 जून 1946 को मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्लान को अपनी एक्सेप्टेंस दे देती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम्स की अलग अलग इंटरप्रिटेशन थी इस ग्रुपिंग्स को लेकर। कैबिनेट मिशन के मेंबर्स ने अपना फैसला कांग्रेस के फेवर में दिया। मुस्लिम लीग इस बात से नाराज हो गई और कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। हालांकि पहले इन्होंने एक्सेप्ट किया था, और कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि कैबिनेट मिशन में बहुत ही वीक सेंटर प्रपोज किया गया था जिसके पास कोई भी पावर नहीं थी एक्सेप्ट फिनेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। बट बाद में बस 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान को अपनी मंजूरी दे दी। इसी के साथ इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिशर्स 3 जून 1948 से पहले पहले इंडियन पॉलिटिशियंस को पावर ट्रांसफ़र करेंगे और इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। उसके अगले ही दिन 21 फरवरी 1947 को वाइसरॉय ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया गया। अब नए वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान प्रपोज किया। ये प्लान था द माउंटबेटन प्लान, और इसी प्लान को 3 जून प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट करके 2 नई कंट्रीज़ बनाने का डिसीजन लिया था। ये 2 कंट्रीज़ थी इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन की डेट तय की गई थी 15 अगस्त 1947। माउंटबेटन प्लान के हिसाब से इंडिया की 2 प्रोविंसेस बंगाल और पंजाब, इन दोनों प्रोविंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक हिस्से को पार्ट बनना था पाकिस्तान का और दूसरे हिस्से को इंडिया का। इन दोनों स्टेट्स का डिवीज़न इसलिए किया गया क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोविंसेस थे और मेजॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम्स थी, मगर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जैसे हिंदूज़ और सिख कम्युनिटी यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में थी। तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में इन दोनों स्टेट्स को डिवाइड किया गया और इन दोनों स्टेट्स के डिवीज़न के लिए सर साइरिल रेडक्लिफ के अंडर में बाउंड्री कमीशन बनाया गया। इन्होंने पंजाब को 2 भागों में बांट दिया, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। इसी तरह बंगाल का भी विभाजन किया गया और यहाँ भी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया गया। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आसाम के सिलहट में रेफरेंडम कराया गया। सिलहट वैसे तो आसाम का पार्ट था, बट ईस्ट पाकिस्तान के एकदम नज़दीक होने के कारण इनको भी एक ऑप्शन दिया गया कि ये वोटिंग के ज़रिए ये फैसला करें कि ये इंडिया का पार्ट होना चाहते हैं या पाकिस्तान का। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलेट दोनों ही के केस में रेफरेंडम पाकिस्तान के पक्ष में आया, इसीलिए ये दोनों एरियाज पाकिस्तान के पार्ट बन गए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो रेफरेंडम कराया गया था उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात है। बेसिकली यहाँ पर जो सबसे बड़े लीडर थे वो थे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी खुदाई खिदमतगार, और क्योंकि ये लोग लाल रंग के कपड़े पहनते थे इसीलिए इन्हें रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो रेफरेंडम हो रहा था इसके सख्त खिलाफ थे। इसी के चलते काफ़ी सारी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों ने रेफरेंडम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो जब 1946 के जनवरी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें जितने लोगों ने वोट डाले थे उसके कंपैरिजन में रेफरेंडम में सिर्फ 15% लोगों ने ही वोट डाले थे। खैर जो भी हो, इस तरह इस मैप में जो डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये बेसिकली पाकिस्तान बना, यानी बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब और सिलेट मिलकर पाकिस्तान बना। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया। हालांकि इसी इंडिपेंडेंस के साथ साथ मिला पार्टीशन का दर्द भी लोगों के दिलों में था। जो लोग सदियों से साथ साथ रह रहे थे अब अचानक बिछड़ गए थे। मर्ज ऑफ द स्टेट्स मीन्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है
इसी में ही एक प्रावधान था कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजे महाराजे की स्टेट्स हैं, ये चाहें तो इंडिया में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों या इंडिपेंडेंट रहें, ये कंडीशन थी। बहुत सारी चीज़ें थी इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में विकसित। तो कुछ रियासतें तो शामिल हो गई, बट बहुत सारी थी जो शामिल नहीं हो पाई। इसमें से जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल, हैदराबाद, ये वो रियासतें थी, जूनागढ़, कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद, जो कि मर्ज नहीं हो रहे थे। जूनागढ़ को हैदराबाद को और भोपाल को, इनको डरा धमका के, फ्रेंडशिप के माध्यम से या लालच देके इनको शामिल कर लिया गया। लेकिन कश्मीर को शामिल करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, न तो इंडिया में और न तो कश्मीर में, ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। और इन्होंने अनाउंस किया कि कश्मीर आज़ाद रहेगा, न तो इंडिया में रहेगा और न तो पाकिस्तान में। तो जब पाकिस्तान ने देखा कि कश्मीर आज़ाद होने को है, तो इसने अटैक कर दिया कश्मीर पे। और जब कश्मीर पे जो थे, उन्होंने देखा कि कश्मीर पे अटैक हुआ है पाकिस्तान का, तो ये इससे हेल्प लेने, इंडिया से हेल्प मांगने चले आए। तो उस समय पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर के लगभग कुछ पोर्शन में इंटर कर चुकी थी। और जब इन्होंने, नेहरू जी उस समय थे पीएम, उस समय उन्होंने इंटरफेयर करने का प्रयास किया, तो सीधे कहाँ चले गए, यूएनओ। और वहीं पे यूएनओ के जो थे चीफ, उन्होंने अनाउंस किया कि जो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरह से इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स जो कश्मीर के थे, वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में, और वहीं पे बन गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो फाइनली फिर कश्मीर किस में शामिल हो गया, इंडिया में। लेकिन तब तक उसका कुछ पोर्शन कहाँ चला गया था, पाकिस्तान के पास। तो इस तरह से प्रिंसली स्टेट्स हैं जो कि मर्ज किया गया। डिस्कस लेटर ऑन। देशी रियासतें जो उस समय कुल संख्या में 565 थी, 565 थी। इनमें से जो 562 है वो अपनी इच्छा से, जिनको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान चले गए, जिनको भारत में आना है वो भारत में आ गए। 3 ऐसी बच गई जिनके साथ में कुछ कुछ इश्यूज थे। तो वो कौन सी थी? पहली थी जूनागढ़। तो जूनागढ़ की स्थिति आप देख रहे हैं कहाँ पर है। तो जूनागढ़ का एक शासक था मोहम्मद महाबत खां तृतीय। इसने ये तय किया कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। ज्यादातर लोग वहां पर हिंदू कम्युनिटी के रहते हैं, तो उन्होंने अपने उस राजा के खिलाफ में विद्रोह कर दिया। अब जब राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटरवेन किया और ये बोला कि एक रेफरेंडम करा लेते हैं कि जनमत संग्रह क्या बोलता है। तो 20 फरवरी 1948 को जनता अपना जनमत संग्रह देती है और वो तय करती है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। अंततः भारत के साथ में उनके विलय पत्र का साइन होता है और भारत में जूनागढ़ मिला लिया जाता है। हैदराबाद के साथ क्या स्थिति बनती है? तो हैदराबाद का जो शासक था मीर उस्मान अली खां, उनका कुछ अलग ही आइडियोलॉजी थी। वो चाहते थे कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन रहेंगे, क्योंकि उस समय हैदराबाद एक सबसे बड़ा राज्य भी था और काफी संपन्न भी था। उनके पास एक सेना थी, रजाकार सेना के नाम से। तो हैदराबाद ने तय किया कि हम स्वतंत्र देश बनेंगे। लेकिन वहां कर भी 80% जो जनसंख्या है वो हिंदू जनसंख्या थी। सांप्रदायिक दंगे बहुत ज्यादा हो गए, जिसको हम कह सकते हैं कि लॉलेस सिचुएशन की, कोई कानून नहीं है, सब इधर उधर छिन्न भिन्न हो गए हैं और स्टेट के अंदर में बड़ा असंतोष हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको अप्रोच किया और उनकी जो सराउंडिंग स्टेट थी भारत की, उनकी तरफ से तो अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां, सेना भेजना शुरू किया और वहां पे स्थिति को कंट्रोल करने का काम किया। और इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया कि ठीक है। तो सितंबर 48 में ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्रवाई की गई हैदराबाद में और अंततः जो निजाम है हैदराबाद का, उसने भारत के साथ में एक विलय पत्र का समझौता कर लिया, उनका भारत में विलय कर दिया। अब जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति थी? वहां का जो राजा था हरि सिंह, वो भी स्वतंत्र राष्ट्र के पक्षधर थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना ने वहां के कबीलाई लोगों के साथ मिलकर के आक्रमण कर दिया कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लिया जाए। जो राजा हरि सिंह है, भारत के पास मदद मांगने के लिए आते हैं। अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि
हम आपको किस हैसियत से मदद करें, क्योंकि आप तो हमारे में विलय नहीं है। तब जाके 26 अक्टूबर को हरि सिंह जो होते हैं वो भारत के साथ विलय पत्र पे साइन करते हैं और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर देते हैं। तो इस विलय के बाद भारतीय जो सेना है वो उस मामले में हस्तक्षेप करती है और 1 जनवरी 1949 को यूएनओ के हस्तक्षेप के बाद में वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हो रहे हैं उनको रोकने के लिए एक सीज फायर एग्रीमेंट होता है, यानी युद्ध विराम की स्थिति बनती है। और उस युद्ध विराम के बाद जो एक नई बाउंड्री बनती है इसको हम कहते हैं एलओसी। तो आपने अभी भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा भारत के पास है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। So it is the today's topic. You will see in the book detail. So I hope you will understand it. Okay. So it is enough for today, and please read the book. Without book reading, you can't understand it. Okay. So whatever you have, if you have a problem, you can ask, consult me, and next we will see the question answers. Okay. Thank you.